Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ठीक है, जो लेसन चल रहा है यह लेसन का नाम है पीरियाडिक प्रॉपर्टी। पीरियाडिक प्रॉपर्टी हम जिसको आवर्ती गुण कहते हैं। तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पीरियाडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, पीरियाडिक प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो मैंने समझाया था पीरियाडिक प्रॉपर्टी जो होती है मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक डेंसिटी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक पावर, नॉन मेटेलिक पावर। तो इसमें से अभी तक मैंने हम अपने वीडियो में एटॉमिक साइज हो चुका है, आयनिक साइज हो चुका है। एटॉमिक साइज आयनिक साइज का क्या वेरिएशन है और उसका क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बातचीत हो चुकी है। आज का जो हमारा वीडियो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल पे असर डालते हैं, और आईपी वैल्यू जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वह पीरियाडिक टेबल में कैसे वेरी करती है, कैसे घटती बढ़ती रहती है। तो इन सारी बातों पे आज बातचीत होगी और उन सभी एलिमेंट के बारे में बातचीत होगी जो एलिमेंट एटॉमिक साइज में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अपने जो नॉर्मल ट्रेंड होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, डेविएशन पैदा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, कुछ स्पेशल एलिमेंट के बारे में भी बातचीत आज के इस वीडियो में होगी। इस वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा, रेडी हो जाइए। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। इसका एक और नाम होता है जिसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोला जाता है आयनन ऊर्जा। तो अब ये जानना है कि यह आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी जो पीरियाडिक टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं जाने और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे वेरिएशन बताती है उसको हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके पहले वाले दो वीडियो में हमारी दो पीरियाडिक प्रॉपर्टी हो चुकी है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। एटॉमिक साइज का हमारा फोकस एटॉमिक रेडियस पर, और उस पर मैंने फोकस किया था कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस पर। आयनिक साइज का फोकस था आयन रेडियस पर, उसके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी थी। तो जो वीडियो आज का है उसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जानना है कि यह आयनाइजेशन क्या होता है। तो आयनाइजेशन मतलब होता है आयनों का बनना, लेकिन यह आयनों का बनना तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो फोकस होता है वह होता है पॉजिटिव आयनों का बनना। अगर कोई भी एलिमेंट अपने गैसेस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, अगर वह अपने बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, तो पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इसका नाम होता है आयनाइजेशन। तो जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हटाते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसके खिलाफ हमें काम करना पड़ता है। मतलब हमें उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन को बाहर करना पड़ता है। तो जब किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट से, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें ऊर्जा की मात्रा लगानी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो मशक्कत करनी पड़ती है, उस मेहनत को, मशक्कत को, उस लगने वाली एनर्जी के अमाउंट को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वह किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा की मात्रा है, ऊर्जा एनर्जी की अमाउंट है। यह हो गया आपकी आईपी वैल्यू। तो आईपी वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटमोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयन इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। माने वह ऊर्जा की मात्रा जो किसी भी विलगित गैसियस परमाणु के बाहरी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में लगती है, उस ऊर्जा की मात्रा को हम आयनन विभव कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो मान लीजिए आपके पास एक एटम है ए और यह गैसियस फॉर्म में है। इस एटम के बाहरी ऑर्बिट से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकाल दें कि यह बन जाएगा ए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो यह जो पूरी घटना है इसका नाम होता है आयनाइजेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है, उसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ए गैसियस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो गया तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि इलेक्ट्रॉन आपने निकाला होगा तो बाहरी ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स रहा होगा उसके खिलाफ आपने काम किया होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव आई ई मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो यह होगा फर्स्ट I1 माने फर्स्ट IP वैल्यू कहलाती है। तो जब किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो ऑर्बिट सिकुड़ जाएगा, एटम का आकार छोटा हो जाएगा, उस एटम की न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा। जब आकार छोटा हो जाएगा तो अब फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यह आपका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एटम के बाहरी ऑर्बिट से एक ही ऑर्बिट होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो IP की वैल्यू होती है वह होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह वैल्यू कहलाती है। तो हम IP वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यह मैंने समझाया कि IP वैल्यू क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एटम जितना छोटा रहेगा उतना ताकतवर होगा, एटम के न्यूक्लियस बाहरी ऑर्बिट पर उतना ही बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, IP वैल्यू बढ़ जाती है। तो IP का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल और I का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी। IP को हिंदी में कहते हैं आयनन विभव और इसको हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो अगर किसी एटम के लिए IP की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब वह एटम ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, ताकतवर है, उस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और जो वैल्यू ज़्यादा होगी तो यह प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। मान इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी एटम को देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यह घटना कहलाती है अवशोषण माने अवशोषित। यह हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं इसी में फोकस करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, अब आते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए इसके बारे में क्या बातचीत होती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सक्सेसिव माने होता है एक एक करके। तो मैंने कहा जब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, निकाल करके उसको पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट करते हैं, तो यह घटना कहलाती है आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनों को निकालने में जो एनर्जी लगती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसका नाम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब मान लीजिए आपके पास एक एटम ए है और यह गैसियस फॉर्म में है, इसके बाहरी ऑर्बिट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बन जाएगा ए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अब जो एनर्जी लगेगी उसको हम एंथैल्पी के टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, आएगा डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव I(E1). तो मैंने I(E1) इसलिए लिखा, I(E1) मतलब होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो वह होगा I(E1)
प्रथम आनयन ऊर्जा कहते हैं। अब जब एक और निकाला जाएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, दो नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाले जाते हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को निकाले जाने में जो एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है उसको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो होगा, मान लीजिए A+ आपके पास है, गैसेस फॉर्म में है, आपने इसमें से निकाल दिया तो बन गया A++ A पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक और बाहर हो गया तो डेल्टा H की वैल्यू हो गई पॉजिटिव IE2, इक्वेशन हो गया सेकेंड। ठीक है, तो जब एक निकाला तो फर्स्ट IE1 माने IE1, एक और निकाला तो फिर हो गया सेकेंड हो गया। अब मान लीजिए A पॉजिटिव में से निकालते हैं तो A के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव IE3 थर्ड। जब एक निकाला तो IE1, एक और निकाला तो IE2, एक और निकाला तो IE3। अब यह सवाल पूछा जाता है कि IE1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कि IE2 की कि IE3 की? सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी IE3 की, माने थर्ड आने से एनर्जी हायर होगी सेकेंड से, सेकेंड हायर होगी फर्स्ट। ऐसा क्यों होगा? जैसे जैसे एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे एटम का आकार छोटा होता जाएगा, एटम के न्यूक्लियस की ताकत बाहरी ऑर्बिट पर बढ़ती जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। अब फर्दर इलेक्ट्रॉनों को निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, माने आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। यह कारण है, माने ऊपर से नीचे आने पर एटम का आकार छोटा होगा। जब एटम का आकार छोटा होगा तो अब इलेक्ट्रॉनों को निकालने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन या इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकेंड। इस आधार पे आप कह सकते हैं IE3 इज हायर देन IE2 एंड IE2 इज हायर देन IE1। इस बात को जानना है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे एटम या आयनों आकार छोटा होता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों को निकालने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यह हो गया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब फोकस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पे अपना असर डालते हैं। तो अब इसके बाद हमारी हेडिंग आने जा रही है इसी वीडियो में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में फोकस हो रहा है और इसी फैक्टर्स पे सवाल पूछे जाएंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे कैसे फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी पे अपना असर डालते हैं। तो जो हेडिंग होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी पे अपना असर डालते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर, हम सारे फैक्टर पर लेक्चर देंगे, समझाएंगे, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखिए जब एटम का आकार बड़ा होगा, एटम का आकार जब बड़ा होगा तो बाहरी ऑर्बिट पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। आकार जब बड़ा होगा तो एटम के न्यूक्लियस की ताकत बाहरी ऑर्बिट तक पहुंच नहीं पाएगी, माने बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड होगा। लूजली बाउंड होगा तो उसको निकालना आसान होगा। मेरे कहने मतलब यह होगा एटॉमिक साइज जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकलने में उतनी आसानी होगी,
एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, आने से पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, आने से एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। इस बात को रखा जाए, एटॉमिक साइज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम। एक फैक्टर हो गया। अब आता है दूसरा फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस की ताकत। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटम के न्यूक्लियस में रहने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस कितनी ताकत से बाहरी ऑर्बिट पे अपना बल लगाता है। तो अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना एटम के न्यूक्लियस की ताकत होगी, बाहरी ऑर्बिट पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। बाहरी ऑर्बिट ज़्यादा फोर्स होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा, एटम का आकार सिकुड़ जाएगा। अब आपको बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिमूव करने में आसानी नहीं होगी, बहुत टफ काम होगा। तो आईपी वैल्यू की मात्रा बढ़ जाएगी। मैं न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जनरली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। यह हो गया दूसरा फैक्टर। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अब आता है तीसरा फैक्टर। तीसरे फैक्टर के अंदर खास बात क्या है? तीसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सबसेल। सबसेल का नेचर क्या होगा? तो आप जानते हैं कोई भी एटम के अंदर, एटम के पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ अलग अलग सर्कुलर फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। उस सर्कुलर फिक्स पाथ की एनर्जी फिक्स होती है, उसको स्टेशनरी लेवल कहते हैं, उसको सेल कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। सेल के अंदर सबसेल होता है अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड मॉडल, उस सबसेल को एसपीडीएफ कहा जाता है। तो आप जानते हैं पहले एटम के न्यूक्लियस पहले यस आता है, उसके बाद पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट के यस सबसेल में है तो वह एटम के न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास होगा पी के कंपेयर में। पी सबसेल में है तो वह डी के कंपेयर में पास होगा। डी सबसेल है तो एफ के कंपेयर में एटम के न्यूक्लियस के पास होगा। मेरे कहने मतलब क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस की जो ताकत है, जो उसका असर है, पहले एफ पे पड़ेगा, बाद में पी पर, बाद में डी पे, बाद में एफ पे, सबसे कम एफ पे पड़ेगा। माने एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, डी में से थोड़ा टफ है, पी में से थोड़ा और टफ है, यस में से और टफ है। मैं जो सबसेल का नेचर भी आने से एनर्जी की वैल्यू पे फर्क डालता है। इस आधार पे सबसे ज़्यादा ऐसे एनर्जी होगी यस की, उससे कम पी की, उससे कम डी की, उससे कम यफ की होती है। उसके बाद आता है नंबर 4। तो नंबर 1 फैक्टर था एटॉमिक साइज, नंबर था न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 था, नंबर 3 था नेचर ऑफ सबसेल, नंबर 4 है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। आप जानते हैं शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आप जानते हैं एटम का न्यूक्लियस जो होता है बाहरी ऑर्बिट पे फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स के कारण से बाहरी ऑर्बिट जो होता है एटम के न्यूक्लियस के पास में जकड़ा रहता है। तो एटम के न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे जैसे बाहरी ऑर्बिट की दूरी एटम के न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है, एटम के न्यूक्लियस की ताकत, उसका फोर्स बाहरी ऑर्बिट तक कम होता जाता है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच में जितने ऑर्बिट हो, जितने सेल होते हैं, उसको हम इंटरवीनिंग सेल कहते हैं। और उस इंटरवीनिंग सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यह इंटरवीनिंग सेल और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस की ताकत को रोकने लगता है। रोकता इसलिए कि वो शील्ड का काम करता है। तो जितना ज़्यादा
इंटरवीनिंग सेल होगा उतना ज़्यादा रुकावटें होंगी, उतना ज़्यादा शिल्डिंग होगा। इसको समझाते हैं शिल्डिंग इफेक्ट से। मतलब शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एटम के न्यूक्लियस की ताकत बाहरी ऑर्बिट तक आते आते कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, आकार फैल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होती है। माना शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो एटम का आकार बड़ा होगा, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट जब ज़्यादा रहेगा मतलब बाहरी ऑर्बिट तक ताकत नहीं पहुंच रही, आकार फैलेगा। और शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से एटम के न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी, मन आने से एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो शिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो आने से एनर्जी की वैल्यू कम। तो शिल्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में उल्टा ताल्लुकात है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। एटॉमिक साइज में इन्वर्सली, न्यूक्लियर चार्ज में डायरेक्टली एसपीडीएफ का सीक्वेंस है ही है, और शिल्डिंग इफेक्ट और आने से एनर्जी के बीच में इन्वर्सली। अब पांचवा फैक्टर आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी फैक्टर के आधार पे बहुत सारे वेरिएशन और बहुत सारे एक्सेप्शन की भी व्याख्या होती है। पांचवा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए चूंकि जो आईपी वैल्यू होती है उसका ताल्लुकात होता है किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनों को निकालने की क्षमता, कमजोरी या मजबूती पर। और इलेक्ट्रॉनों को जो भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के बाद जो सीक्वेंस आता है किसी भी सेल के, सब सेल के ऑर्बिटल में, उस सीक्वेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हमको होन्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अबव प्रिंसिपल की जानकारी होती है। तो आप जानते इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के भरने के बाद जो बाहरी ऑर्बिटल होता है वह तीन टाइप के हो जाते हैं मोस्टली भरने के आधार पे। एक होते हैं हाफ फील्ड का मतलब होता है अगर कोई ऑर्बिटल आधा भरा हो। एक होता फुल फील्ड, इसका मतलब होता है अगर कोई ऑर्बिटल पूरा भरा हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। एक होता पार्शियल फील्ड का मतलब होता ना आधा भरा हो ना पूरा भरा हो। तो इस आधार पे एटम की मजबूती होती है। तो देखा गया है कि अगर कोई भी किसी भी एलिमेंट के एटम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है तो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। उसमें ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, तो वह स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी होती है पार्शियल फील्ड के कंपेयर में। हमारे कहने मतलब यह होगा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। अब चूंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब यह हो गया इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा स्टेबली अटैच हैं, वह निकलना नहीं चाहते हैं। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो उस एटम की आईपी वैल्यू बढ़ जाएगी। आईपी मतलब होता है आयनेशन पोटेंशियल, वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटरमोस्ट वाला वह भी फैसला करेगा कि आयनेशन वैल्यू कम है कि ज़्यादा। और इस आधार पे बहुत सारे एलिमेंट के एक्सेप्शन, उनके डेविएशन और उनका जो नॉर्मल ट्रेंड है उसमें जो भटकाव है उसकी व्याख्या हो जाएगी। जैसे बेरिलियम का बोरन से, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से, सल्फर का फास्फोरस से, मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से, यह सारी व्याख्या होगी। तो यह फैक्टर हो गया, 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। और ये पांचों फैक्टर को जानना अनिवार्य है क्योंकि इसी आधार पे आप एटॉमिक साइज से और भी सारी बातों की व्याख्या आप कर सकते हैं। और इसका फायदा लेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो फैक्टर था नंबर 1 एटॉमिक साइज, नंबर 2 था न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 था नेचर ऑफ सब सेल, चौथा था शिल्डिंग इफेक्ट और पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आते हैं कि जो आपका आयनेशन पोटेंशियल है वह पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन बताता है, उसका क्या ट्रेंड है, रुझान क्या है पीरियड और ग्रुप में, तो उसके बारे में बातचीत होगी इसी वीडियो में। उसका नाम होगा वेरिएशन ऑफ आयनेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ आयनेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल में आने से एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो आप जानते हैं जो मॉडर्न फार्मा पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है जिनका नाम होता है ग्रुप। इस 18 वर्टिकल कॉलम में 2 कॉलम जो है वह यस ब्लॉक का, 6 कॉलम जो है पी ब्लॉक के लिए है और 10 जो है वह किसके लिए है, डी ब्लॉक के लिए है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर 7 हॉरिजॉन्टल रो हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रो का नाम होता है पीरियड। अब सवाल पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप में आने से एनर्जी का क्या वेरिएशन है, क्या ट्रेंड है, उस क्या घटना बढ़ना कैसे होता है। तो नंबर 1 फोकस करते हैं इन ए पीरियड, इन ए पीरियड। तो पीरियड में जो नॉर्मल ट्रेंड है, आप जानते हैं पीरियड में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है, रेडियस घटता जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ते जाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और एटम के न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ते जाने से एटम के न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती जाती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं तो एटम न्यूक्लियस जो होता है बाहरी ऑर्बिट को सिकोड़ने लगता है, दबाने लगता है, आकार छोटा होता जाता है। तो नॉर्मल ट्रेंड यह है कि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज कम होती है। एटॉमिक साइज कम होती है तो एटम की मजबूती बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, माने आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। क्या लिख सकते हैं आप, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी, बोलिए, इंक्रीजेज। आने से एनर्जी बढ़ती है, इस बात को फोकस किया जाए। ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा आता है इन ग्रुप में क्या होता है, आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज इससे बढ़ते हैं ऊपर नीचे आने पर एक एक करके नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटम के न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाती है। एटम न्यूक्लियस ताकत इससे कम हो जाती है कि सेल के बढ़ते जाने से आउटमोस्ट ऑर्बिट और एटम के न्यूक्लियस के बीच बहुत सारे इंटरवेनिंग सेल आ जाते हैं जो शील्ड का काम करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, एटम के न्यूक्लियस की ताकत बाहरी ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है। मोटी बात यह है कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है तो एटम की ताकत कम हो जाती है, तो आउटमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होती है, कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो नॉर्मल ट्रेंड है। इस आधार पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि हमें आसानी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो आप लिख सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आने से एनर्जी कम हो जाती है। यह हो गया वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड में जाने पर बढ़ेगी और ग्रुप में जाने पर घटेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इस नॉर्मल ट्रेंड को मानने से मना कर देते हैं। तो ये जो नॉर्मल ट्रेंड को मानने से मना कर देते हैं उस एलिमेंट को हम एक एक करके व्याख्या करेंगे, अलग अलग वीडियो में हम लेके आएंगे। तो यह आज का जो हमारा वीडियो हो गया, यह हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल पे पूरा एक पैकेज हो गया। तो आज की वीडियो मैंने डिफाइन किया कि आईपी वैल्यू क्या होती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसके बारे में मैंने बातचीत किया।
फैक्टर बताया कि ऐसे कौन कौन फैक्टर अपना असर डालते हैं, और यह बताया कि पीरियोडिक टेबल में आने से एनर्जी का पीरियड और ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड क्या है। इसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा हम इसी पर कुछ सवालों को हल करेंगे और सवाल को हल करके उसके कुछ एक्सेप्शन के बारे में बताएंगे। अब पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। और अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो अब तक जितने लेसन हो चुके हैं, अब तक 5-6 लेसन हो चुके हैं, सोल्यूशन हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी हो चुका है, सरफेस केमिस्ट्री हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर पूरा बाकायदा 32 वीडियो का पैकेज भी हो चुका है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी चल रही है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो समय के साथ आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।